गजलों का हुनर अपनी आंखों को सिखाएंगे, रोएंगे बहुत लेकिन आंसू नहीं आएंगे। गजलों का हुनर अपनी आंखों को सिखाएंगे, रोएंगे बहुत लेकिन आंसू नहीं आएंगे। और जब साथ ना दे कोई आवाज हमें देना, जब साथ ना दे कोई आवाज हमें देना, हम फूल सही लेकिन पत्थर भी उठाएंगे। और जाके कहना समंदर से हम ओस के मोती हैं, जाके कहना समंदर से हम ओस के मोती हैं, दरिया की तरह तुझसे मिलने नहीं आएंगे। तो जय हिंद मेरे जिगर के टुकड़ों, मैं हूँ विनीत ठाकुर और मैं फोटोन के इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये प्रचंड आरंभ है इलेक्ट्रिक करंट का मेरे दोस्तों, मेरे हमसफर। तो आज हम गुजारिश करते हैं आप लोगों से कि वीडियोस पे जो व्यूज नहीं आ रही है उसके लिए आप कुछ करिए क्योंकि क्या है, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। जो बच्चे जो लौंडे अपने एयरफोर्स या एनडीए के नए आ रहे हैं वो लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इंस्टाग्राम फेसबुक की स्टोरी पे लगाओ। अगर कोई बोलता है कि क्या नाम फोटोन एकेडमी के इन सब चीज़ों को आपको नहीं लगाना है या किसी कोचिंग का कोई भी व्यक्ति करता है तो आप मुझे इन्फॉर्म करो। लॉकडाउन के बाद मैं उनकी कायदे से लेने वाला हूँ, बस जहाँ भी मिल जाएंगे उनका कायदे से करवा दिया जाएगा मैटर क्लोज। तो उसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहें, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे लोग बहुत आते हैं फालतू बोलने वाले। अभी मेरा 10-15 सब्सक्राइबर भी कम करवाया उन लोगों ने कुछ पुराने बच्चों से बोल करके। तो यही सब चुटुक भरी बातें करके इनकी ज़िंदगी में और कुछ है नहीं। इनका बहुत सारी बातें इनके बारे में, लेकिन उसके बारे में बाद में करूँगा। अभी मैं बस इनको इसलिए, अगर तुम वीडियो देख रहे हो बेटा तो बस संभल जाओ, क्योंकि दिमाग मेरा बहुत डिस्टर्ब हो चुका है इन सब चीज़ों से। तो इसलिए मेरा ये काम है कि मैं पढ़ाऊंगा और दिल लगा के तुम लोग पढ़ते जाओगे, ठीक है। बाकी इधर उधर के लोग जो है वो बीच में आकर के कूदते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जब हम अपने पे आ जाएंगे तो निपट लेंगे कायदे से। अब अपने प्यारे बच्चों के लिए आ जाओ, तुम लोग इधर ध्यान दो। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट। यार इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने से पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जरूरी था, इसलिए उस पर टाइम दिया गया और बीच में थोड़ा सा तबीयत डिस्टर्ब होने की वजह से स्लो था काम। लेकिन अब जो काम है वो बहुत ही पेल चल रहा है। तो कायदे से अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब कि आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब कि आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यार आवेश का प्रवाह कैसे होता है? अभी कल ही हम लोगों ने पढ़ा था कि जब दो कंडक्टर्स को आपस में कनेक्ट करवाया जाता है और दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है तभी इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो सकता है। अन्यथा कभी जिंदगी में एक तरफ से दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं करवाया जा सकता। इलेक्ट्रिक करंट तभी फ्लो होगा, दो लोगों के बीच में विद्युत धारा तभी फ्लो होगा जब उनके बीच में विभवांतर है। मतलब दो बर्तनों के बीच में पानी तभी फ्लो होगा जब दोनों बर्तनों के पानी, ध्यान से समझना, जब दोनों बर्तनों में उपस्थित पानी का जो लेयर है, मतलब लेवल है, जो पानी का तल है वो ऊपर नीचे हो। अगर दोनों बर्तनों में पानी का तल बराबर हो तो कभी भी उनके बीच में पानी फ्लो नहीं हो पाएगा। ऐसे ही जब दो वस्तुओं के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस हो, विभवांतर हो, तभी करंट फ्लो होगा। और वो भी किधर से किधर, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होगा। और कब तक फ्लो होगा? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए, एकदम वैसे ही फ्लो ऑफ वाटर की तरफ फ्लो ऑफ करंट है बेटा। तब मेरी बात ध्यान सुनना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इलेक्ट्रिक करंट केवल उनके अंदर फ्लो होता है जो कंडक्टर्स होते हैं। देखो सब्सटेंस तीन टाइप का होता है, कंडक्टर, नॉन कंडक्टर और सेमीकंडक्टर। इसके बारे में हम लोग सेमीकंडक्टर में जाके बात करेंगे, इसलिए यहाँ पे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बस इतना समझो कि जो मेनली मेटल्स होते हैं वो सारे होते हैं कंडक्टर। यहाँ पे हमने कॉपर को लिया है एग्जाम्पल में। तो कोई भी मेटल नॉर्मली कैसे होता है? मेटल 29 होता है इसका एटॉमिक नंबर। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसको कहते हैं, 2 8 18 1 होगा। और अकॉर्डिंग टू लुईस एंड वेस, ये लोगों ने क्या बताया था? ऑक्टेट रूल बताया था ना। ऑक्टेट रूल का मतलब है किसी के आउटर मोस्ट सेल को टोटली फिल्ड होना, तो वो ज्यादा स्टेबल होता है। जैसे इसके आउटर मोस्ट सेल में 18 इलेक्ट्रॉन हो तो ये एक थर्ड सेल में 18 इलेक्ट्रॉन हो, तो अगर एक और इसमें एक इलेक्ट्रॉन हो तो ये है वैकेंट, तो इसको हटाओ, एक इलेक्ट्रॉन भी खत्म कर दो तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन टोटली फिल्ड है, तो ये स्टेबल हो जाएगा। इसलिए कॉपर एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके कॉपर पॉजिटिव मार्क और इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में रहता है। मतलब कि किसी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट सेल के वो बाहर होते हैं, फ्री होते हैं, फ्लो होने के लिए टोटली फ्री होती है। तो कंडक्टर का मतलब यही होता है जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन हो, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन हो आवेश को प्रवाह करने के लिए, ठीक है बेटा। ओके, तो मैंने कहा कि ये है अपने पास एक कंडक्टर जिसमें ये कॉपर पॉजिटिव आयन है और ये है इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है और कॉपर पॉजिटिव आयन खूब सारे। मतलब कि
इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनलिमिटेड, अनगिनत जिसको कहते हैं, अनकाउंटेबल जिसको कहते हैं, और ऐसे ही आयंस भी होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस दोनों मौजूद हैं। अब हमने इसको एक बैटरी से कनेक्ट करवा दिया। जब बैटरी से कनेक्ट करवा रहे हो तो ये क्यों करवा रहे हो? हम बैटरी से कनेक्ट इसलिए करवा रहे हैं जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर पाए, विभवांतर पैदा कर पाए, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है, हमको पता है और तुमको पता है और सबको पता है कि भैया बिना पोटेंशियल डिफरेंस के करंट को फ्लो नहीं करवाया जा सकता, बिना विभवांतर की विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं किया जा सकता। तो करंट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए या फिर विभवांतर पैदा करने के लिए हमने एक बैटरी जोड़ दी, और जिसमें पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का ए की तरफ और बी की तरफ नेगेटिव टर्मिनल, तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल ज्यादा होता है, नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल कम होता है। जब फुली चार्ज होता है बैटरी, उसमें पॉजिटिव टर्मिनल का जो पोटेंशियल होता है वो हाई होता है और नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल जीरो होता है। तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भयंकर वाला होगा, ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा, बी से, और आप सबको पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल की वैल्यू कम होती है। तो अगर यहाँ का पोटेंशियल कम है यहाँ से, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा। और किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स कैसे लगता है इसके बारे में हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। मतलब जो पॉजिटिव चार्ज होता है उन पर फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन, और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स किधर लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयंस पर फोर्स लगेगा A टू B और इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगेगा B टू A। इतना समझना। इतना होते ही चार्ज का फ्लो शुरू हो जाएगा और चार्ज फ्लो होने लगेगा। अब हम आते हैं यहाँ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, मतलब कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मतलब है कि पर सेकंड जितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो होगा कंडक्टर से उसको कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट, या पर सेकंड जितना मात्रा आवेश की जितनी मात्रा प्रवाहित होगी उसके अंदर से, मतलब कि कंडक्टर के अंदर से या चालक के अंदर से, उसी को कहेंगे क्या? विद्युत धारा। मेरी बात को ध्यान सुनना है। इसका मतलब I की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। डेल्टा Q का मतलब क्या है? अमाउंट ऑफ चार्ज, और डेल्टा T का मतलब क्या है? टाइम इंटरवल। तो डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। लेकिन अगर टाइम इंटरवल बहुत छोटा होता तो हम लोग क्या फॉर्मूला लिख लेते हैं डेल्टा टेंडिंग टू 0 पे I इक्वल्स टू dq by dt, मतलब कि जो करंट है ना, करंट इज द डिफरेंशियल ऑफ चार्ज, यहां से निकाल सकते हैं। अब आपको पता होगा कि जो टोटल चार्ज है वो किस फॉर्म में फ्लो हो रहा है? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो टोटल चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में फ्लो हो रहा है, जो कुल आवेश है वो इलेक्ट्रॉनों के रूप में बह रहा है। इसलिए टोटल चार्ज, अगर मान लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तो डेल्टा Q की वैल्यू क्या हो जाएगा? Ne के बराबर हो जाएगा, और I की वैल्यू Ne अपॉन डेल्टा Q हो जाएगा, डेल्टा T हो जाएगा। या कभी कभी आपको डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T नहीं देगा, कभी कभी आपको देगा Q अपॉन T, मतलब चार्ज अपॉन टाइम। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगा? Q अपॉन T, या Q की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? IT। अब ये जो चार्ज है, जो आवेश है, आपको पता है स्केलर क्वांटिटी और टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है, तो इन दोनों का रेशियो भी एक स्केलर क्वांटिटी देगा। तो स्केलर क्वांटिटी ऐसा, ये करंट जो है वो कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा? कूलॉम अपॉन टाइम, कूलॉम पर सेकंड, या इसी का नाम दिया गया है क्या? एम्पियर। अब जो इलेक्ट्रिक करंट है वो है एक फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन कैसा फिजिकल क्वांटिटी? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, मतलब मूलभूत भौतिक राशि है, इसीलिए इसका जो यूनिट है वो फंडामेंटल यूनिट भी है, मतलब कि मूलभूत राशियों में भी आता है, मूलभूत मात्रकों में भी आता है, और उसका नाम है एम्पियर। इसका डायमेंशनल फार्मूला है A। अब बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज देख लो आप यार, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, पोटेंशियल इधर है, तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो होगा। तो डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज का जो फ्लो है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज कितना हो जाएगा? A टू B, और डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉनों पर फोर्स B टू A, और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एक्चुअली में जो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है वही तो होता है इलेक्ट्रिक करंट। तो जो डायरेक्शन फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज का होगा वही डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक करंट का। मेरी बात समझ में आ रही बेटा कि नहीं? तो ये हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किधर? A टू B। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि यार हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल या लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल के क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, तो आपसे कोई पूछ लेगा कि यार जो पॉजिटिव चार्ज है वो किधर से किधर फ्लो होता है, तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होगा, लेकिन नेगेटिव चार्ज हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ होगा। A है हायर पोटेंशियल और B है लोअर पोटेंशियल। तो देख लो, जो लोग A टू B जा रहे हैं वो हाई से लो जा रहे हैं, जो लोग B टू A जा रहे हैं वो लो से हाई जा रहे हैं। तो पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, और नेगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कैसे है? वो है A टू B, यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। क्योंकि I की वैल्यू dq by dt है, क्योंकि I की वैल्यू dq by dt है, इसलिए d q और t के बीच का जो ग्राफ होगा वो सीधे सीधे ऐसे होगा। और जो करंट, अगर Q और T के बीच का ग्राफ ऐसे है तो यहाँ से tan थीटा यानी dq by dt की वैल्यू करंट मिल जाएगा। अगर कभी पूछता है तो, वैसे कभी पूछेगा नहीं। अब अगला टॉपिक आता है करंट डेंसिटी क्या होता है। यार करंट डेंसिटी क्या है?
तो करंट डेंसिटी हम कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लो कि ये कंडक्टर वायर है और ये है उसकी मोटाई, इसका एरिया है मान लो 10 मीटर स्क्वायर, मान लो इसका एरिया कितना 10 मीटर स्क्वायर, और यहां से जो करंट जा रहा है, टोटल करंट जो फ्लो हो रहा है वो हो रहा है मान लो कि 200 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट डेंसिटी का मतलब होता है एकांक क्षेत्रफल से, इसके एकांक एरिया, यूनिट एरिया से कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, मतलब एकांक क्षेत्रफल से कितनी विद्युत धारा जो है वो फ्लो हो रही है, प्रवाहित हो रही है। तो मैंने कहा यार 10 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, एरिया है, और टोटल 200 एम्पियर का करंट जा रहा है। तो बताओ पर मीटर स्क्वायर से कितना जा रहा है, 200/10 करोगे, यानी 20 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो करंट डेंसिटी का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया, मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट अपॉन एरिया। करंट डेंसिटी का मतलब होता है कि एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित विद्युत धारा। तो लेकिन ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, और दो ऐसे क्वांटिटीज का रेशियो जिसमें एक वेक्टर हो और एक स्केलर हो, वो भी वेक्टर माना जाता है। तो वेक्टर जे की वैल्यू आई अपॉन वेक्टर ए हो जाएगा, या आई की वैल्यू जे डॉट ए हो जाएगा। अब मेरी बात ध्यान सुनना, ये वेक्टर क्वांटिटी, इसका ऐसा यूनिट होगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, और डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा a l पे पावर -2। अच्छा एक चीज और है यार, अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होती है E डॉट A, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें तो होता है B डॉट A, और यहां पे एक करंट आया जो है J डॉट A, इसका एरिया के साथ डॉट प्रोडक्ट है करंट डेंसिटी को। तो इसलिए हम लोग इलेक्ट्रिक करंट इज आल्सो नोन एज फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक डेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट इज आल्सो नोन एज फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी। इस बात को ध्यान में रखना कि जो विद्युत धारा है उसको विद्युत धारा घनत्व के फ्लक्स के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसका J डॉट A के साथ क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। तो ये है आपका टोटल जानकारी किस दो टॉपिक के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट और करंट डेंसिटी। इसके जस्ट बाद हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फटाक से आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम फटाफट इसको डिलीट मारें चनाक से। नैनो की तो बात नैना जाने हैं, मिटा रहे हैं 1 2 3 ना 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 तो यार अब हम लोग बात करने वाले हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड बहुत ज्यादा अब डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि फिर बड़ा हो जाएगा काम। मान लो कि बैटरी जुड़ी हुई है, बैटरी वाला सिस्टम बार बार बैटरी नहीं बनाएंगे, ठीक है ना भैया। तो मान लो कि बैटरी जुड़ी हुई है और इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, थोड़ा सा बना दिया है तो बहुत ज्यादा इनफाइनाइट है। ये है और बैटरी हमने जोड़ दिया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये पॉजिटिव टर्मिनल है A और ये नेगेटिव टर्मिनल है B, मतलब बैटरी से जुड़ा हुआ, इलेक्ट्रिक करंट ऐसे फ्लो हो रहा, वो सारी चीज। जब बैटरी नहीं जुड़ा था, मेरी बात ध्यान सुनना, अगर आपसे कोई पूछता है कि यार जब बैटरी नहीं जुड़ा था तो क्या चार्ज के अंदर फ्लो था? हाँ यार, जब हम बैटरी नहीं जोड़ते हैं तब भी थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी की वजह से, उष्मागतिकीय अस्थायित्व की वजह से इलेक्ट्रॉनों और पॉजिटिव चार्ज के बीच में धीरे धीरे वाइब्रेशन होता है। लेकिन क्योंकि वो कंडक्टर के बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि उनके अंदर बैटरी नहीं लगा हुआ है, और इसलिए उनका नेट डिस्प्लेसमेंट 0 होता है और नेट वेलोसिटी 0 होती है। हम उसका डेरिवेशन अभी नहीं करेंगे, जब हम 12th की क्लास शुरू करेंगे उसमें करा जाएगा, लेकिन आपको उससे मतलब भी नहीं है। लेकिन जैसे ही आप बैटरी जोड़ दोगे ना, जैसे इसके अंदर एक बैटरी आप जोड़ देते हो, जोड़ ही देते हैं नहीं तो, जैसे ही आप एक बैटरी जोड़ देते हो, इन सब पे एक फोर्स लगने लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इधर लगता है, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इधर लगता है। फोर्स लगने की वजह से इसमें चार्ज फ्लो होने लगता है। लेकिन कंडक्टर के अंदर क्या होता है, एक्चुअली पहले जैसा शुरू में आप देखो, जो मधुमक्खी का छत्ता है उसमें कोई पत्थर मार दे, या जब मधुमक्खी अपना शहद ले करके उड़ने वाली होती है, उसके जस्ट पहले वो लगभग 1-1.5 घंटे तक मधुमक्खियां जो है वो जिगजैग मोशन कर रही होती है अपने छत्ते के जस्ट ऊपर। कभी कभार आप देखते हो ना कि मधुमक्खियां पेड़ के जस्ट ऊपर बहुत देर तक ऐसे भिन 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 टाइप से बहुत तेजी से ऐसे एक बड़ा सा गोला सा वो बना करके, ग्रुप बना करके उड़ रही होती है, लेकिन वो कहीं पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही होती है, उस पेड़ के ऊपर एकदम स्थिर होती है और उड़ रही होती है। तो
उस टाइप का सिचुएशन होता है कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉनों का, पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉनों का, जब उससे बैटरी नहीं कनेक्ट होता तो वो उनका पूरा एक भंवर सा होता है भयंकर तरीके से, और वो जिगजैग मोशन कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही आप क्या करते हो, उसको बैटरी से जोड़ते हो, तब मधुमक्खियां वो उड़ते उड़ते जब चलने भी लगती है, जैसे उनका जिगजैग मोशन हो रहा है और होते होते एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल भी रही होती, वो सिचुएशन होता है बैटरी को जोड़ने के बाद। ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉनों का जो मूवमेंट होता है, मतलब जिगजैग मोशन करते हुए बैटरी ने एक फोर्स लगा दिया इलेक्ट्रॉनों की झुंड पर, इलेक्ट्रॉनों का जो क्लाउड है, बादल है जो, उस पर एक फोर्स भी लगा दिया बैटरी ने, तो जो बादल जो जिगजैग मोशन कर रहा है वो बादल अपने डायरेक्शन में चलेगा भी। उस वेलोसिटी को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसको कहते हैं अपवहन वेग, कहीं कहीं अनुगमन वेग, कहीं कहीं अपवहन वेग, इंग्लिश में ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। समझ में आई बात? तो अगर इसका एरिया है ए और इलेक्ट्रॉनों पे चार्ज है ई, तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू आती है, करंट और उसके फॉर्म में जो फॉर्मूला आता है वो मैं बता दे रहा हूं। सबसे पहले इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, उस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉनों के ऊपर एक एक्सेलरेशन आएगा। तो एक्सेलरेशन का मतलब जो होता है वो कितना होता है, E कैपिटल E अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होता है एक्सेलरेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब इलेक्ट्रॉन आपस में जिगजैग मोशन करते हुए चल रहे होते हैं तो वो बार बार टकराते हैं, और टकराने के साथ साथ वो टाइम ले रहे होते हैं। तो मान लो कि जब इलेक्ट्रॉन एक बार यहां से चला और यहां तो गया, तो दो बार ये टक्कर हो, पहली बार टक्कर यहां हुआ, दूसरी बार यहां, तीसरी बार यहां, चौथी बार यहां, ऐसे इलेक्ट्रॉन टकराते रहे। तो दो कोलिजन्स के बीच में जब उनके इलेक्ट्रॉन आपस में कोलाइड करेंगे, तो दो कोलिजन्स के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं उसको कहते हैं फ्री मीन पाथ, माध्य मुक्त पथ कहते हैं। इसको लिखना नहीं है, बस खाली समझना, माध्य मुक्त पथ कहते हैं इसको, लैम्बडा से शो करते हैं। और दो टक्करों के बीच में जो टाइम लेता है, मतलब कि यहां एक बार इलेक्ट्रॉन टकरा, फिर जिगजैग, भाई ढेर सारे इलेक्ट्रॉन जिगजैग मोशन को, तो जाहिर सी बात है फटाफट एक दूसरे से टकरा रहे होंगे। तो हम किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की बात करें, जब वो एक बार टकराया फिर दूसरी बार टकराया, तो दो टक्करों के बीच में जो डिस्टेंस कवर किया उसको फ्री मीन पाथ कहते हैं, माध्यमुक्त पथ कहते हैं। और उनके बीच में जो डिस्टेंस टाइम जो लेता है, एक टक्कर से दूसरे टक्कर के बीच में जो टाइम का गैप आता है उसको कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, या श्रांति काल कहते हैं, उसको टाउ से शो कर रहे होते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो ये हो गया 80। अब जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू आती है ना, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू जो आती है वो a into टाउ आती है। टाउ का मतलब ये नहीं है कि सारे इलेक्ट्रॉन जो टकरा रहे हैं वो सबका टाउ सेम होगा, किसी का टाउ 1, किसी का टाउ 2, किसी का टाउ n होता है, लेकिन सबका एक एवरेज लेते हैं। जैसे मान लो कि श्रांति काल जो पहले टक्कर के लिए 1 सेकंड, दूसरे के लिए 1.1 सेकंड, तीसरे के लिए 0.9 सेकंड, चौथे के लिए 0.98 सेकंड, पांचवें के लिए 1.01 सेकंड, तो सब लगभग 1 सेकंड के आसपास है। तो उन सब का रेशियो लेंगे, लगभग 1 सेकंड के आसपास उन सब का एवरेज निकाल लेंगे, क्योंकि हर बार रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, तो सबका एवरेज ले लेंगे और उसी के बीच की एक वैल्यू को हम रिलैक्सेशन टाइम मान लेंगे। ऐसे ही टाउ 1, टाउ 2, टाउ 3 या टाउ m, टाउ इंफिनिटी तक होगा, उसका हम टाउ ले लिए एक रिलैक्सेशन टाइम। ये एक्सेलरेशन है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपवहन वेग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माना जाता है a into टाउ। a क्या है, एक्सेलरेशन है, टाउ क्या है, टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। बार-बार मैं लिख नहीं रहा हूं, इसको ध्यान रखना। अच्छा, अगली बात क्या है, अगली बात ये है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला उसके बाद आता है इसके फॉर्म में NAVD into E। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, फार्मूला करंट का, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये एरिया है, ये एरिया है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर n है, चार्ज है V, तो यहां से ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू बताओ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला कितना आ गया, I अपॉन NAE। ये हो गया फार्मूला, काम खत्म। दूसरी बात ऐसे ध्यान देना, I अपॉन A की वैल्यू आपने जस्ट अभी निकाला था, I अपॉन A की वैल्यू कितना निकाला था, I अपॉन A की वैल्यू J। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी फार्मूला कितना आ गया, फिर से ये हो जाएगा J, तो हो जाएगा J अपॉन NE। इस बात को ध्यान रखना, या J की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये मैं मिटा रहा हूं, ठीक है बेटा। तो ताजदारे हरम, J की वैल्यू हो जाएगी BDNE। समझ पा रहे बात को, ये हो जाएगा BDNE। मेरी बात का ध्यान सुनना, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू, ये सब वैल्यू फटाफट रखो। एक्सीलरेशन की वैल्यू इसमें उठा के रख भी सकते हो इसमें। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नया एक फार्मूला आपके पास आ जाएगा, देखो E कैपिटल E अपॉन स्मॉल m इनटू टाउ, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फार्मूला। अगर आप चाहो तो इस करंट वाले में भी एक बार उठा करके रख सकते हैं, एक फार्मूला यहां से मिल जाएगा। I की वैल्यू क्या हो जाएगा, NA, VD की जगह पे क्या लिखोगे, E कैपिटल E अपॉन m इनटू टाउ।
इंटू ई है, देखो इंटू ई स्क्वायर, तो अब फटाक से आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन ई स्क्वायर कैपिटल ई, एन ई स्क्वायर कैपिटल ई ए अपॉन एम इंटू टाउ। ठीक है ना, ये हो गया फॉर्मूला। तो इतने फॉर्मूले हैं। अब आपसे बहुत सारी चीजें कोई पूछ सकता है। देखो जो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू या फ्लो ऑफ चार्ज की वैल्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ चार्ज की। देखो जो फ्लो ऑफ करंट है या इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ चार्ज की, मतलब मास ऑफ चार्ज अगर ज्यादा होगा तो करंट की वैल्यू, क्योंकि मोबिलिटी कम हो जाएगी। मोबिलिटी क्या है अभी हम जस्ट बात करने वाले हैं। तो करंट की वैल्यू अपने आप क्या हो जाएगा बेटा, करंट की वैल्यू अपने आप घट जाएगा, आपको दिख रहा होगा। फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, चलो एक स्क्रीनशॉट ले लो हम इसका। अब देखो उसके बाद आता है मास अगर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। उसके बाद अगला एक टॉपिक आता है, एक बताना जरूरी है, उसको बस इसी में निपटा लेते हैं क्योंकि ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। इसको कहते हैं मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब होता है गतिशीलता। मोबिलिटी का मतलब होता है गतिशीलता। देखो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसका फॉर्मूला एक होता है, छोटा सा फॉर्मूला होता है इसका Vd अपॉन E। Vd क्या है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। Vd अपॉन E ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले सबसे पहले इसके बारे में हम लिख लेते हैं, ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, देख लो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड अपॉन न्यूटन पर कूलॉम, ये होगा। तो देखो ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये तो हो जाएगा मीटर पर, ये ऊपर गया कूलॉम, मीटर इंटू कूलॉम अपॉन न्यूटन इंटू सेकंड। समझ में आएगा? तो मीटर इंटू कूलॉम पर सेकंड के पे लिख दिया तो हो जाएगा एम्पियर मीटर पर न्यूटन। डायमेंशनल फार्मूला इसका निकालना चाहोगे तो फटाक से लिख लो, मीटर पर सेकंड L T पावर -1 अपॉन न्यूटन पर कूलॉम M L T के पावर -2 और डिवाइड बाय 80 अपॉन 80। तो ये सॉल्व करके निकाल सकते हो जो भी आएगा नॉर्मल सा। लेकिन सबसे पहले समझो कि यार गतिशीलता है क्या, मोबिलिटी है क्या चीज। मोबिलिटी का मतलब होता है जैसे मान लो कि किसी हाईवे पे खूब भयंकर गाड़ियां हैं और भीड़ लगी हुई है। अब भीड़ जब लगी हुई है और तुमको उसमें से बाइक लेके निकालना है तो इस समय तुम्हारी मोबिलिटी हो गई कम, तुम्हारी गतिशीलता हो गई कम। लेकिन अगर जैसे मान लो कि हाईवे पे तीन दोस्त हो, एक के पास है कोई गाड़ी है, मान लो कि मर्सिडीज है, मर्सिडीज सबसे टॉप मॉडल की, BMW X7 वगैरह है, तो वो लंबी चौड़ी गाड़ी है, उसको निकलने के लिए ज्यादा जगह चाहिए। आपके पास ट्रक है, एक बंदा उसके पास मर्सिडीज है, एक बंदा उसके पास नैनो गाड़ी है, एक बंदा उसके पास मोटरसाइकिल है। तो बताओ किसकी मोबिलिटी ज्यादा हो इस भीड़ में? मोबिलिटी उसका ज्यादा जिसका साइज कम होगा और जिसका मास कम होगा। मतलब बाइक को गली कुच्चे में से निकाल सकते हो और पैदल हो तो कहीं से भी निकल सकते हो, पैदल हो तो तुम्हारी मोबिलिटी और ज्यादा है। लेकिन अगर ट्रक है मतलब बल्क है, उसका बड़ा बल्क में है अगर वो, तो उसकी मोबिलिटी हो गई कम। ऐसे ही अगर इलेक्ट्रॉन है वो छोटा है और पॉजिटिव आयन जो है वो बड़ा है, तो मोबिलिटी पॉजिटिव आयंस की अपेक्षा इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, ज्यादा होगी। और क्योंकि उसका मास जो होगा वो क्या होगा बेटा, कम होगा। और यहाँ पे दिख भी रहा है कि आई जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के, तो इस बात को ध्यान में रखना। अगर यहाँ पे रखोगे तो मोबिलिटी की वैल्यू Vd अपॉन E से, देखो मोबिलिटी की वैल्यू Vd अपॉन E से हम निकालेंगे। अगर देखो मेन फार्मूला कहाँ से मिला, मोबिलिटी इसको कहते हैं, Vd की वैल्यू कितनी उठा कर रख दो, Vd की वैल्यू है E कैपिटल E टाउ अपॉन स्मॉल m और डिवाइडेड बाय E। तो E से E मर गया तो म्यू की वैल्यू किसकी बराबर, E इनटू टाउ अपॉन m। यानी जो मोबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के, और मोबिलिटी जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मास के। मतलब कि E बाई m का रेशियो जिसके लिए ज्यादा होगा उसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी, मतलब जिसका मास कम होगा उसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी। तो E बाई m का रेशियो बताओ कॉपर के लिए ज्यादा है क्या? कॉपर के लिए बहुत कम होगा क्योंकि कॉपर का मास ज्यादा है। लेकिन E बाई m का रेशियो इलेक्ट्रॉन के लिए तो बहुत कम है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत का 9.1 × 10⁻31 kg। इसलिए मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होगा, फुर इधर से उधर ड्र करके वो फ्लो हो जाएगा, भाग सकेगा। लेकिन जो चार्ज होगा कॉपर वो थोड़ा बड़ा होगा, वो थोड़ा धीरे धीरे करके चल पाएगा, इसलिए उसकी मोबिलिटी कम होगी। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ, उसके बाद रेजिस्टेंस वगैरह पढ़ेंगे। बस आज के लिए इतना ही, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ये सारे छोटे छोटे फॉर्मूले हैं लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
कभी कभार पूछ लेता, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन इन्हीं पे बना के पूछता, इसलिए ध्यान रहे चीजों को भूलना नहीं, बहुत कायदे से पढ़ना है। और हाँ, फिर से मैं कह रहा हूँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करने से रोकता है या जो भी करता है कि शेयर नहीं करना, प्लीज मुझे इन्फॉर्म करो, मैं उसको देखता हूँ, ठीक है। तो डरने का नहीं है, अपना काम करने का, एयरफोर्स में जाने का है, कि बात सब कुछ मैनेज करने का है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।